तो हेलो गाइज, आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का सेकंड यूनिट ट्रांजिस्टर एंड ऑप एम्प्स। ओके, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कि बीजेटी क्या होता है और बीजेटी को डीप में समझने वाले। तो बीजेटी को समझने से पहले हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। ओके, तो हमारा ट्रांजिस्टर क्या करता है, एम्पलीफिकेशन का काम करता है। जो भी इनपुट सिग्नल, हमारा इनपुट करंट सिग्नल है, उसे वो क्या करता है, रीजन ऑफ लो रेजिस्टेंस से रीजन ऑफ हाई रेजिस्टेंस तक एम्पलीफाई करने का काम करता है। ओके, ऐसे वो रीजन टू रीजन एम्पलीफाई करता है, लो रीजन ऑफ रेजिस्टेंस टू द हाई रीजन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है उसके कितने टाइप होते हैं वो देखते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, मेन दो टाइप होते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर, और थर्ड टाइप होता है मॉसफेट। ओके, पर हम अभी पहले दो टाइप पे बात करेंगे, जो है यूनिपोलर और बाइपोलर। यूनिपोलर मतलब क्या, वन पोल। ओके, बाइपोलर मतलब क्या, दो पोल। ओके, ट्रांजिस्टर क्या करता है, बेसिकली ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, इसलिए उसे कहा गया है ट्रांजिस्टर। जैसे हमारा रेजिस्टर होता है वैसे हमारा ट्रांजिस्टर होता है। ये क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस करता है। ओके, तो बेसिकली ट्रांजिस्टर को जानने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगी, जिससे आपको ट्रांजिस्टर का पॉइंट पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। ओके, तो हमारा ट्रांजिस्टर कहाँ पे यूज़ किया जाता है ये हम जानेंगे। ओके, हमारा जो मॉडर्न सीपीयू है, जैसे कि हमारा कंप्यूटर होता है जिसमें सीपीयू होता है। ओके, राइट, तो हमारा एक सिंगल सीपीयू में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं, मतलब बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर। इतने सारे ट्रांजिस्टर हमारे सिंगल सीपीयू में होते हैं। अगर आपके घर पे सीपीयू है तो आपके घर का जो सीपीयू है उसमें बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर है। ओके, जो हमारा फोन होता है, रेडियो होता है, रेडियो ट्रांसफॉर्मर, ओके, टीवी होता है, उन सब में ट्रांजिस्टर होते हैं। तो सीपीयू में क्या होता है, ज़्यादातर मॉसफेट होता है। ओके, और हमारा जो बीजेटी होता है, जैसे कि हम आगे जाके पढ़ेंगे कि बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो वो किस में होता है, हमारा मोबाइल फोन्स, टीवी, रेडियो ट्रांसफॉर्मर। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रांजिस्टर कितना मेन रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। डे टू डे हम ट्रांजिस्टर को हाथ में लेके यहाँ पे वहाँ पे घूमते हैं। तो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर करके कहते हैं। ओके, तो हमारा जो बीजेटी है उस पे आ जाते हैं हम। तो बीजेटी के 3 टर्मिनल होते हैं। ओके, कौन से टर्मिनल होते हैं, बेस, इमिटर और कलेक्टर। ओके, तो हमारे ट्रांजिस्टर के कितने टर्मिनल्स होते हैं, 3 टर्मिनल्स होते हैं। तो यूनिपोलर ट्रांजिस्टर में क्या होता है, वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं। यूनिपोलर ट्रांजिस्टर होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ एक टाइप का चार्ज कैरियर होता है। सपोज होल्स एक टाइप का चार्ज कैरियर हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दो ही पे की कोई एक ही हो सकता है वहाँ पे। ओके, वो क्या करता है, वो चार्ज कैरी करता है, सिंगल टाइप ऑफ कैरियर ही होता है। पर हमारे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, बोथ टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं। जैसे कि होल्स भी होते हैं उसमें चार्ज कैरियर्स, और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ओके, जितने भी ट्रांजिस्टर डायोड सीखते हैं उसमें क्या होता है, पी रीजन होता है, एन रीजन होता है, उनका कनेक्शन होता है, रिपीट एन रीजन होता है या फिर रिपीट पी रीजन होता है। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पी रीजन, एन रीजन, ओके, एन टाइप, पी टाइप क्या होता है। ओके, पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है, कैसे वर्क करता है। इसलिए अगर आपने अभी तक ये पढ़ा नहीं है तो इससे पहले आप पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है, पी टाइप, एन टाइप क्या होता है, वो जाके देख सकते हैं। मैंने उसका वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, बेसिकली करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। ये क्या करता है, हमारा जो भी करंट होता है उसको एम्पलीफाई करने का काम करता है। ये एक करंट ऑपरेटिंग डिवाइस है। इसे 3 तरीके से आप बोल सकते हैं। ये करंट को एम्पलीफाई करता है, करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है, और करंट ऑपरेटिंग डिवाइस है। ओके, तो इस बीजेटी की क्या होता है, 2 टाइप होते हैं, एन पी एन टाइप और पी एन पी टाइप। ओके, जो हमारा एन पी एन टाइप होता है उसमें क्या होता है, आप इसे समझने के लिए मैंने जो भी सामने सिम्बॉल्स दिखाए उन्हें ध्यान से देखो। हमारा एन पी एन ट्रांजिस्टर में क्या है, पॉइंटेड आउट। ओके, इमिटर से बाहर कहीं तो भी निकल जाएगा। ओके, एन पी एन में। और हमारा जो पी एन पी है उसमें क्या होगा, इमिटर से अंदर जाके क्या होगा, बेस कलेक्टर से होके कहीं तो भी जाएगा। ओके, इसलिए इमिटर से जो बाहर जा रहा है हमारा एन पी एन है वो क्या है, पॉइंटेड आउट है। ओके, और जो हमारा पी एन पी है पॉइंटेड इन है। ओके, तो इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन ऑफ बीजेटी देख लेते हैं। सबसे पहले हम एन पी एन की डायग्राम देख लेते हैं, उसमें कैसे होगा। एन पी एन से आपको क्या समझ में आ रहा है। ओके, मैंने दोनों भी डायग्राम दिखाई है, पी एन पी की भी और एन पी एन की भी। एन पी एन में क्या है, एन रिपीट है, मतलब यहाँ पे कौन सा रीजन डबल होगा,
एन टाइप जो रीजन होता है वो डबल होता है, और पी टाइप रीजन क्या होता है, एक टाइम ही होता है। ओके, और हमारा जो पी एन पी होगा उसमें क्या होगा, पी डबल आ रहा है तो क्या होगा, पी टाइप रीजन क्या होगा, 2 बार होगा, और एन टाइप रीजन सिर्फ 1 बार होगा। तो इसमें 2 जंक्शन होते हैं, जैसे कि हमने 3 टर्मिनल के बारे में जाना, जो है बेस, इमिटर और कलेक्टर। ओके, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। जब भी बीजेटी आएगा तब 3 टर्मिनल, बेस, इमिटर, कलेक्टर। तो इसी तरह इसके 2 जंक्शन होते हैं। जंक्शन क्या होता है हमने इससे पहले भी जाना है, जहाँ पे पी और एन रीजन क्या होता है, मीट होते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, वहाँ पे क्या बन जाता है, जंक्शन बन जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है, यहाँ पे जो जंक्शन बनता है, जो इमिटर के पास होता है उसे हम कहते हैं इमिटर जंक्शन, और जो कलेक्टर के पास होता है उसे हम कहते हैं कलेक्टर जंक्शन। ओके, तो यहाँ पे 2 जंक्शन होते हैं, इमिटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन। इमिटर के पास वाला इमिटर जंक्शन और कलेक्टर के पास वाला कलेक्टर जंक्शन। तो ये क्या होता है, हमारा जो बेस होता है वो क्या होता है, एकदम थिन लेयर होता है वो, और वो लाइटली डोप होता है। तो डोप का मीनिंग क्या होता है, हमने जाना कि इम्प्योरिटी को ऐड करना। इससे पहले के जो वीडियो थे उसमें मैंने आपको ये सब एक्सप्लेन किया था। डोपिंग करना मतलब इम्प्योरिटी को ऐड करना। तो बेस रीजन में क्या होता है, इम्प्योरिटी कम ऐड करते हो कि लाइटली डोप है, तो उसमें क्या होगा, होल्स और इलेक्ट्रॉन जो भी हो सकते हैं वहाँ पे, वो क्या हो गए, कम होंगे। उसकी वजह से क्या होगा, हमारे बेस में से कम करंट फ्लो होगा। ओके, इतना तो अभी हमें देख के ही समझ में आ गया। ओके, जो हमारा इमिटर होता है और कलेक्टर होता है वो क्या होता है, हाईली डोप होता है। ओके, हाईली डोप होना मतलब क्या है, वहाँ पे इम्प्योरिटी हमने ज़्यादा ऐड की है। और वो यहाँ पे एक डिफरेंस है, और छोटा सा डिफरेंस है कि इमिटर क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा डोप होता है कलेक्टर से। आपको ये पूछा जा सकता है कि इमिटर कलेक्टर से ज़्यादा डोप होता है, स्लाइटली ज़्यादा होता है, या बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इमिटर बस स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा डोप होता है। डोप होना मतलब इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। हमारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो क्या होता है, प्योर फॉर्म होता है, और हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म होता है। तो हम क्या करते हैं, प्योर में ही इम्प्योरिटी ऐड करके उसे इम्प्योर बनाते हैं। तो ऐसे ही इस इम्प्योरिटी ऐड करने की प्रोसेस को हम डोपिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे ये डोपिंग हो रही है। यहाँ पे हमें याद रखना है, एरिया वाइज क्या होता है, जो हमारा कलेक्टर होता है उसका एरिया बड़ा होता है, इमीटर से ज़्यादा होता है। कलेक्टर का एरिया बड़ा होता है इमीटर से। ओके, वो भी कितना, स्लाइटली। स्लाइटली एक शब्द आपको याद रखना है। ओके, आपको पूछा जा सकता है ज़्यादा बड़ा है, स्लाइटली है, कैसे है, तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए सिर्फ थोड़ा सा। ओके, कलेक्टर का एरिया थोड़ा सा बड़ा है इमीटर से, और क्या है, इमीटर का क्या है, इमीटर थोड़ा ज़्यादा डोप है किससे, कलेक्टर से। ये चीज़ आपको याद रखनी है मेन। तो यहाँ पे क्या बन रहे हैं, 2 पीएन जंक्शन बन रहे हैं, और जंक्शन के कौन से 2 टाइप होते हैं, इमिटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन। इमिटर जंक्शन किसके पास होता है, इमिटर के पास वाला जो भी जंक्शन होता है उसे हम कहते हैं इमिटर जंक्शन, और कलेक्टर के जो पास होता है उसे हम कहते हैं कलेक्टर जंक्शन। ओके, और इमिटर जंक्शन किसके और किसके बीच होता है, इमिटर और बेस के बीच में होता है हमेशा। याद रखना है हमें। डायग्राम देखो आप, इमिटर जंक्शन कहाँ पे है, इमिटर और बेस के बीच में है, और कलेक्टर जंक्शन कहाँ पे है, बेस और कलेक्टर के बीच में। तो पीएनपी और एनपीएन का वर्किंग देखने से पहले हमें 4 पॉइंट को स्टडी करना है, कौन से रीजन में कैसे होता है। ओके, तो हमारा जंक्शन है, मतलब हमारा पीएन जंक्शन डायोड जैसा है, तो क्या होगा, वहाँ पे फॉरवर्ड बायस भी होगा, रिवर्स बायस भी होगा। तो वो कैसे होगा देख लेते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे 2 जंक्शन है। ओके, तो हम कंसिडर करते हैं कि एक जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, एक रिवर्स बायस है, दोनों फॉरवर्ड बायस है, दोनों रिवर्स बायस है, एक रिवर्स बायस है, एक फॉरवर्ड बायस है। जैसे हम करते हैं लॉजिक अप्लाई करते टाइम, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ओके, फॉल्स फॉल्स, वैसे ही इसमें है फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस। ओके, दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस। ओके, वैसे ही कंडीशन में देख लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब ये कहाँ पे यूज़ होता है ऐसा टाइप, और इसका रीजन क्या है वर्क करने का। ओके, तो सबसे पहले रीजन ऑफ ऑपरेशन देख लेते हैं। इसके 4 रीजन है, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन और इन्वर्स एक्टिव रीजन। हमारे दोनों जंक्शन लिख लिए। पहले हम बात करते हैं एक्टिव रीजन की। एक्टिव रीजन में क्या होता है, जो हमारा इमिटर बेस जंक्शन होता है, राइट,
इमिटर जंक्शन, और इमिटर बेस जंक्शन होता है वो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है, और जो हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन होता है वो क्या होता है, रिवर्स बायस होता है। तो उसकी वजह से वहाँ पे जो भी एप्लीकेशन बन रहा है वो क्या है, वहाँ पे क्या बन रहा है, वो कैसे एक्ट कर रहा है, एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है। ओके, वहाँ पे किसकी तरह काम करता है, वो एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है। ओके, एक्टिव रीजन में एम्पलीफायर की तरह काम करता है, जिसमें हमारा इमिटर बेस जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है, और हमारा करंट और हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होता है, रिवर्स बायस होता है। ये रीजन आपको सब के सब याद रखने हैं, आपको एमसीक्यू इस पे ज़रूर आएगी। और आपको फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है पता नहीं है, तो आप मेरे प्रीवियस इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो जाके देख सकते हैं। सेकंड, कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन में क्या होता है, दोनों हमारे इमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों की दोनों रिवर्स बायस में होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ऑफ स्विच कंडीशन हो जाएगी। क्या कंडीशन हो जाएगी, ऑफ कंडीशन हो जाएगी। ऑफ स्विच कंडीशन क्या होती है, सपोज ओके आप चाहते हैं कि फैन को ऑन करना, पर और आपका एमसीबी आपने क्या किया है, बंद करके रखा है, तो आपके घर में लाइट है क्या, नहीं है, तो आप क्या कुछ भी करो, आप फैन का बटन ऑन करो या कोई भी बटन ऑन करो, आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट नहीं चलेगा, राइट। ये कंडीशन कौन सी हुई, ऑफ स्विच की कंडीशन। स्विच ऑफ होना कैसे समझ में आया आपको, ओके। नेक्स्ट, सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, हमारा जो इमिटर बेस जंक्शन होता है और हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन होता है, दोनों के दोनों फॉरवर्ड बायस में वर्क करते हैं। कौन से इसमें वर्क करते हैं, दोनों की दोनों फॉरवर्ड बायस में वर्क करते हैं। तो क्या है, आपके घर में बिजली भी आ रही है और आपका एमसीबी भी ऑन है, अगर आप कोई भी बटन ऑन कर दो, सपोज आपने फैन ऑन कर दिया, तो क्या होगा, आपका फैन चलने लग जाएगा। तो ये कौन सी कंडीशन है, ऑन स्विच की कंडीशन है। जो एमसीबी है वो क्या करता है, स्विच की तरह ही काम करता है, राइट। आप उसे बंद कर दोगे तो वो बंद हो जाएगा, आप उसे चालू कर दोगे तो वो चालू कर देगा। तो ये कंडीशन हुई ऑन स्विच की। नेक्स्ट, तो इनवर्स एक्टिव में क्या होता है, हमारा इमिटर बेस जंक्शन क्या होता है, रिवर्स बायस होता है, और कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। तो मुझे इसका कोई किताब में एग्जांपल मिला नहीं है, तो अभी आपको इतना ही समझना है। जो इनवर्स एक्टिव रीजन होता है उसमें क्या होता है, इमिटर बेस जंक्शन क्या होता है, रिवर्स बायस होता है, और कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। तो इसका वर्किंग देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं वर्किंग से। पहले हम देखेंगे एनपीएन की, और उससे ही समझने की कोशिश करेंगे कि पीएनपी की क्या होती है, ओके। तो पहले देखते हैं एनपीएन कैसे वर्क करता है। तो हमें इसमें कुछ चीज़ें तो पता है, ओके। यहाँ पे सर्किट डायग्राम में क्या किया है, हमने सिर्फ कलेक्टर और बेस के बीच में वोल्टेज लगाया है और इमिटर और बेस के बीच में वोल्टेज दिया है, ओके। उसकी डायरेक्शन अलग अलग है, इस वजह से एक फॉरवर्ड बायस में वर्क कर रहा है और एक रिवर्स बायस में वर्क कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन हम स्टडी करने वाले हैं, यहाँ पे देखो एक फॉरवर्ड बायस है। कौन सा फॉरवर्ड बायस है, इमिटर बेस जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस है और कलेक्टर बेस जंक्शन हमारा रिवर्स बायस है। तो हमारा पूरा का पूरा जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, अभी हम वर्किंग सीखेंगे, वो किस टाइप में वर्क करेगा, वो एक्टिव रीजन में वर्क करेगा। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी, इस वजह से आपको रीजन का पता होना बहुत ज़रूरी है। इमिटर बेस जंक्शन क्या है, हमारा फॉरवर्ड बायस है, और हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन क्या है, रिवर्स बायस है। देखो यहाँ पे दिया है, इमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस, ओके। तो फॉरवर्ड बायस में कैसे जाता है हमारा करंट, हमेशा हमारा करंट कहाँ से जाता है, पॉजिटिव से होके निगेटिव तक जाता है। तो पॉजिटिव से कैसे जाएगा, देखो VEE, तो पॉजिटिव से निकलेगा, फिर क्या होगा, बेस से जाएगा, फिर इमिटर से होके क्या जाएगा, इमिटर का जो भी रेजिस्टर हमने वहाँ पे कनेक्ट किया है, RE क्या है वहाँ पे, वो रेजिस्टर होता है। ये जो आपको साइन दिख रहा है तो वो किसका है, वो रेजिस्टर का साइन है, ओके। RE मतलब रेजिस्टर, वहाँ से रेजिस्टर से होके वो कहाँ पे जा रहा है, निगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहा है, किसके, VEE के, ओके। जो हमारा इमिटर करंट है उसके, ओके। तो हमारा करंट फ्लो की डायरेक्शन हमें पता चल गई इमिटर जंक्शन के लिए। तो हम देखते हैं कलेक्टर जंक्शन के पास हमारा जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है। हमारा करंट पॉजिटिव से निकलेगा, देखो यहाँ पे क्या है, रिवर्स बायस की कंडीशन है, तो वो कैसे निकलेगा, पॉजिटिव से होके RC से होके फिर C मतलब कलेक्टर से होके बेस से होके फिर इमिटर को जाएगा, ओके। हमारे इमिटर की ओर जा रहा है, हमारा बेस का करंट भी कहाँ जा रहा है, इमिटर की ओर ही जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा इमिटर करंट मतलब क्या हुआ, हमारे बेस प्लस कलेक्टर के एडिशन हुई, ओके। तो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में क्या होता है, ओके। जैसे कि मैंने कहा इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, तो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में क्या होता है,
हमारा जो डिप्लीशन रीजन होता है उसकी विड्थ क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस मतलब वहाँ पे जो भी ऑब्स्टेकल था वो क्या हो गया है, कम हो गया है। तो वहाँ से क्या होगा, आसानी से करंट पास हो सकेगा। ओके, तो हमारी रिवर्स बायस की कंडीशन कहाँ पे, कलेक्टर जंक्शन के पास पे, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या है, ज़्यादा है, उसकी वजह से वहाँ पे से करंट कैसे फ्लो होगा। ओके, ये आपको समझना होगा कि वहाँ से कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो सकता है वगैरह वगैरह। ओके, हमारे रिवर्स बायस की कंडीशन में क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था, क्योंकि वहाँ पे डिप्लीशन रीजन की विड्थ ज़्यादा होती है, राइट। पर आपको ये यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है कि भले डिप्लीशन रीजन की विड्थ ज़्यादा हो, पर यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो कलेक्टर करंट होता है वो हमेशा बेस करंट से ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों, हमारा जो कलेक्टर रीजन होता है वो क्या होता है, हाईली डोप होता है, हाईली डोप होता है। इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे इम्प्योरिटी ज़्यादा ऐड की है हमने, तो वहाँ पे इम्प्योरिटी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, जो मेजॉरिटी कैरियर्स हो गए वो क्या हो गए, ज़्यादा हो गए एज कम्पेयर टू बेस। ओके, बेस में क्या होता है, बेस लाइटली डोप होता है। इस वजह से मैंने सबसे पहले यही बताया था कि कौन हेवीली डोप है और कौन लाइटली डोप। ओके, तो कलेक्टर हेवीली डोप है, इस वजह से उसमें से जो करंट पास हो रहा है वो ज़्यादा है। ओके, तो हम डोपिंग क्यों करते हैं, मैंने वैसे अभी बताया था कि हमारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें से कोई करंट पास नहीं हो सकता है, इस वजह से हम क्या करते हैं, उसमें से करंट पास हो। देखो, हमारे वायर में से करंट पास होता है तभी जाके हमारा फ़ोन चार्ज हो पाता है। तो हम कभी भी क्या चाहते हैं कि हमारा फ़ोन चार्ज हो, हमें जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो, राइट। इस वजह से हम चाहते हैं कि उस वायर में से या फिर जो भी मटेरियल है उसमें से करंट फ्लो हो। पर इंट्रिंसिक में क्या होगा, अगर इंट्रिंसिक की वायर लगा देंगे हम हमारे मोबाइल चार्जर में, तो क्या मोबाइल कभी चार्ज हो पाएगा, नहीं, उसमें से कोई करंट पास नहीं होगा और वो चार्ज ही नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं मोबाइल चार्ज हो तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या, हमारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था जिसमें से कोई करंट पास नहीं हो रहा था, उसमें क्या करते हैं हम, इम्प्योरिटी ऐड कर करके उसे ऐसा बनाते हैं कि उसमें से ही करंट पास हो। जब हम उसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसके टाइप को क्या नाम दिया है हमने, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर करके नाम दिया है। तो जो चीज़ जिसमें हमने सिर्फ थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड की है तो वो क्या होगा, उसमें से करंट कम पास होगा। अगर हमने ज़्यादा इम्प्योरिटी ऐड की तो वो क्या होगा, ज़्यादा उसमें से करंट पास हो सकेगा। ये आपको समझना है। सपोज आपके जो चार्जर की वायर है वो कभी कभी ख़राब हो जाती है, राइट, तो उसमें से वायर में से कोई करंट फ्लो नहीं होता, उसकी वजह से आपका चार्जर, देखो आप बोलते हैं कि मेरे चार्जर की वायर ख़राब हो गई, उसके वजह से आपका फ़ोन चार्ज नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वहाँ पे अंदर कनेक्शन टूट गया है, जिसकी वजह से वो कैसे एक्ट कर रहा है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह एक्ट कर रहा है, राइट। वो वायर भले ही टूट गई हो पर उस वायर में से करंट फ्लो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो वो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह काम कर रहा है, कैसे कि उसमें से कोई करंट पास नहीं कर रहा है। अभी सिर्फ हमें समझना है, एग्जाम्पल से एक्ट कर रहा है, सिर्फ एग्जाम्पल से कंपेयर करना है, वो वैसा ही है ऐसा ही है ऐसा नहीं समझना है, हमें सिर्फ कंपेयर करके हमारे कंसेप्ट को क्लियर करना है। ओके, जब भी मेरी वायर अंदर से टूटी नहीं होगी, अच्छे से स्ट्रेट होगी, तो वो क्या होगा, उसमें से अच्छे से करंट पास होगा और मेरा फ़ोन अच्छे से चार्ज होगा। तो इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, लाइटली डोप, हाईली डोप, ये समझ में आया। तो ये इस छोटे छोटे चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। तो ये क्या हुआ, हमारे कलेक्टर क्या होता है, हाईली डोप होता है, इसकी वजह से वहाँ से ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो पाता है। किससे ज़्यादा, बेस से ज़्यादा, क्योंकि बेस लाइटली डोप है। ओके, तो इसका वर्किंग हमने समझ लिया। ओके, तो ऐसे ये वर्क करता है। तो हमें ये याद रखना है कि हमारा एन रीजन में क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी रीजन में क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं। और एन रीजन में वापस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एन पी एन है। तो यहाँ पे पूरे सर्किट की बात करें तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स कौन है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स से, क्योंकि पी के होल, देखो एन रीजन क्या है, डबल है, और पी रीजन क्या है, एक बार ही है। तो हमारे मेजॉरिटी कैरियर्स कौन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, वर्किंग ऑफ, तो इसके डायग्राम भी हमें दिख रही है। और इसमें हमने क्या किया है, इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखा है और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस ही रखा है। तो इसमें क्या चाहते हैं हम, ये भी एक्टिव रीजन में काम करें। पर इसमें और पिछले इसमें डिफरेंस क्या है, वहाँ पे क्या था, एन टाइप डबल था और पी टाइप एक बार था। यहाँ पे क्या है,
पी टाइप डबल है पर एन टाइप क्या है, एक बार है। ओके, पी टाइप में क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं। एन टाइप में कौन होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका वर्किंग भी क्या है, उससे सिमिलर ही है, देखते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायस में करंट कैसे पास होगा, देखो पॉजिटिव से होके आर ई जो भी, यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा है, पिछले इसमें ऐसे उल्टा करके हमारा जो फॉरवर्ड बायस का करंट था वो जाता था, पर यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऐसा क्यों हुए, तो मैंने सबसे पहले आपको ये सिंबल में पॉइंट बताया था कि हमारा जो एन पी एन ट्रांजिस्टर होता है वो क्या करता है, पॉइंटेड आउट करता है। ओके, उसमें क्या होता है, कलेक्टर से होके बेस से होके इमिटर को करंट जाता है। ओके, पर यहाँ पे क्या होता है, इमिटर से होके बेस से होके फिर कलेक्टर को जाता है। ओके, आपको समझ में आया, पहली कंडीशन में कलेक्टर बेस क्या करते थे, इमिटर के पास करंट भेजते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, इमिटर से होके बेस से होके वो करंट कहाँ पे जा रहा है, कलेक्टर की ओर जा रहा है। ओके, ये हमें किससे समझ में आ रहा है, सिंबल देख के समझ में आ रहा है। ओके, तो हमारे इमिटर की डायरेक्शन क्या है, इमिटर के एरो की डायरेक्शन ये याद रखनी है। ओके, तो इसमें भी क्या होता है, इमिटर करंट इज इक्वल्स टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ओके, यहाँ पे जो भी इमिटर का करंट होता है वो कैसे होता है, बेस करंट के एडिशन प्लस कलेक्टर करंट के एडिशन होता है। इसमें भी वैसा ही होता है। तो इसमें देखते हैं हम कि इसके करंट की डायरेक्शन कैसे होगी। तो हमारा जो इमिटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस है, तो उसके हमारा करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव से होके निगेटिव तक। तो पॉजिटिव से होके वो कहा जाएगा रेजिस्टर आर ई, जो भी हमारा रेजिस्टर लगा है वहाँ से होके इमिटर से होके बेस से होके वापस निगेटिव के हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट कलेक्टर जंक्शन है, उसमें से करंट कैसे पास होगा, उसमें से वो पॉजिटिव से होके जो हमारा बेस का पॉइंट है वहाँ से होके वापस कलेक्टर की ओर जाएगा, और कलेक्टर से होके वो कहाँ पे जाएगा, रेजिस्टर से होके वो निगेटिव में निकल जाएगा। ओके, तो इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये डायरेक्शन पता चल गई आपको, नहीं आपको याद रखना है, ज़्यादा चिक चिक नहीं करनी है इसमें, पिछली कंडीशन में देखा था। ओके, इसमें भी देख लेते हैं, हमारा जो इमिटर बेस जंक्शन है वो क्या है, फॉरवर्ड बायस है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होगा, जो विड्थ होगी डिप्लीशन रीजन की वो क्या होगी, कम होगी, और उस वजह से उसमें से क्या होगा, करंट पास हो सकेगा। देखो ये कैसे होता है, जब हमारा पी एन होता है तब उसमें से करंट पास करता है अच्छे से, वो फॉरवर्ड की कंडीशन। जब भी एन पी होता है, मतलब देखो हमारा कलेक्टर करंट कैसे पास होता है, पॉजिटिव से होके बी से होके वो कहा जा रहा है एन रीजन से, मतलब बीच में कौन सा रीजन है, एन रीजन है, एन रीजन से होके पी रीजन में से जा रहा है। तो ये क्या होता है, जब भी हम फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं तो वो कैसे होता है, पी रीजन से एन रीजन में जाता है। रिवर्स बायस की बात करते हैं तो वो कैसे जाता है, एन रीजन से होके पी रीजन में जाता है, इसके अपोजिट में जाता है। और हमारा जो कलेक्टेड बेस जंक्शन है उसमें क्या हो रहा है, अपोजिट में जा रहा है, रिवर्स में जा रहा है, तो उसके डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसकी वजह से उसमें से करंट क्या करेगा, फ्लो, कम करंट फ्लो करेगा, राइट। पर हमें यहाँ पे भी एक चीज़ अच्छे से याद रखनी है, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, होल्स है, तो होल्स क्या करेंगे, करंट को कैरी करके ले जाएंगे। पिछली कंडीशन में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वो करंट को ले जा रहे हैं। ओके, एनपीएन में, और पीएनपी में अभी के कंडीशन में कौन है, पी रीजन है, ज़्यादा 2 बार पी रीजन है, तो मेजॉरिटी कैरियर्स कौन हुए, होल्स है, तो वो करंट को ले जाएंगे। पर हमारा जो बेस है यहाँ पे भी क्या होता है, मैंने जैसे कि कहा दोनों कंडीशन में बेस क्या होता है, लाइटली डोप होता है, और कलेक्टर इमिटर क्या होता है, हाईली डोप होते हैं। तो हमारा जो कलेक्टर का करंट होगा, इमिटर का करंट होगा, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। हमेशा याद रखो वो ज़्यादा होगा, किससे, बेस से ज़्यादा होगा। इस वजह से यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, एट द एंड हम ये पॉइंट बोलते हैं कि आई जो इमिटर का करंट है इज इक्वल्स टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ओके, जो इमिटर में करंट जा रहा है वो क्या है, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट की एडिशन है। तो यहाँ पे क्या है, आपको 3 पॉइंट दिए हैं, देखो कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन इमिटर। और इससे हम क्या स्टडी करते हैं, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो कॉमन बेस में क्या है, हमारा बेस तो देखो दोनों कंडीशन में कॉमन है, चाहे वो एनपीएन की हो या पीएनपी की हो, बेस हमारा कॉमन एक्ट करता है उस दोनों कंडीशन में। ओके, तो इसमें क्या होता है, मैं आपको एक कंडीशन समझा देती हूँ जो है कलेक्टर बेस कॉन्फ़िगरेशन की। तो कलेक्टर बेस का जो इनपुट कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी हमें डायग्राम दिखाई गई है। ओके, उसका ग्राफ हमें दिख रहा है,
जिसमें क्या है, हमने क्या लिया है, देखो कॉमन बेस है, तो हम क्या करते हैं एट द एंड हम क्या डिक्लेयर करते हैं कि आई इज इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी होता है। तो आई ई को इमीटर को कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आप समझिए, इमीटर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि इमीटर बेस जंक्शन में क्या होता है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होती है। तो ओके, तो यहाँ पे क्या लिया है हमने, एक्स एक्सिस पर क्या लिया है, वी ई बी लिया है, और वाई एक्सिस पे क्या लिया है, देखो आई ई लिया है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे इस कंडीशन में हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि हमारा जो कलेक्टर बेस जंक्शन है, ओके, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, राइट, बी सी बी, वो क्या है कांस्टेंट है करके हम कंसिडर करें। तो वो 5 वोल्ट कांस्टेंट लिए है और 10 वोल्ट कांस्टेंट लिए है। तो हम क्या करेंगे, ऑसिलोस्कोप, हमारा जो ये सब ग्राफ हम किससे निकालते हैं, ऑसिलोस्कोप करके डिवाइस होता है जिसपे हम स्टडी करते हैं। ओके, जिसपे हम सब कुछ लगाते हैं, कनेक्शन करते हैं, और उसके बाद उस पर हमें ग्राफ मिलता है। तो हमें देखो 5 वोल्ट और 10 वोल्ट जब सप्लाई किया तो हमें ऐसा ग्राफ मिला। तो हमने क्या किया, उस ग्राफ, दोनों ग्राफ लिए, उनको कंबाइन किया और उन कंबाइन ग्राफ की स्टडी करने की कोशिश की। तो ओके, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये क्या है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमें याद रखना है, ये इनपुट की कंडीशन है। आउटपुट क्या आएगा हम बाद में देखेंगे, पर ये सब क्या है अभी हम जो स्टडी करें वो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट कलेक्टर बेस्ड वोल्टेज है और इमिटर बेस्ड वोल्टेज कितना है कलेक्टर बेस्ड के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं यहाँ पे, और करंट। ओके, तीनों कंडीशन जो भी ग्राफ बनता है ऑसिलोस्कोप पे वही हम स्टडी करते हैं। ओके, हम पहले 5 वोल्ट दे रहे थे, तो वो क्या हुआ, हमारी पहली कंडीशन हुई, वहाँ पे करंट कितना हुआ, I1, मतलब इमिटर जो भी करंट होगा उसे हम कंसिडर करते हैं I1। तो ओके, तो उसके हिसाब से जो भी वहाँ पे वोल्टेज होगा वो हम क्या कर देंगे, नीचे निकाल देंगे। ओके, वैसे ही वो लाइन को हम ओ पे खींच देंगे, और उस पॉइंट पे जो भी पॉइंट वहाँ पे उस ग्राफ पे आएगा उसे हम उसका करंट देख लेते हैं, वो आएगा I2 कंसिडर करते हैं। तो इसका एवरेज वोल्टेज क्या होगा, वो तो 0 ही होगा। यहाँ पे हमने क्या स्टडी करने की कोशिश की है कि हमारा जो इमिटर, पहले इमिटर का करंट था पहली कंडीशन में और सेकंड कंडीशन में, वो कैसा आ रहा है, उसमें से डिफरेंस कितना है, और वोल्टेज कांस्टेंट वोल्टेज 5 वोल्ट पहले अप्लाई किया और 10 वोल्ट अप्लाई किया, तो वो कैसे आ रहा है। ओके, तो ये हम देख लेते हैं। और रेजिस्टर क्या आएगा यहाँ पे, देखो हमारा VCB तो कांस्टेंट है, देखो कलेक्टर बेस जंक्शन हमने कहा था कि कांस्टेंट है, तो यहाँ पे किसे कंसिडर करेंगे हम, हमारा जो इमिटर बेस जंक्शन है उसे कंसिडर करेंगे। तो हमने क्या किया है, जो भी वोल्टेज है इमिटर बेस जंक्शन का डिवाइडेड बाय हमने क्या किया है, इमिटर करंट को किया है। ओके, क्योंकि हमारा ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है। तो अगर हम R को निकालने की कोशिश करें तो वो क्या आएगा, V बाय I आएगा। तो V बाय I कौन सा लेके हम यहाँ पे, हमने तो बोला है कि कलेक्टर बेस जंक्शन को यहाँ पे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए हमने क्या किया है, कलेक्टर बेस जंक्शन को तो कांस्टेंट कंसीडर किया है। तो जो भी करंट यहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक में रिमेनिंग लग रहे वो क्या कर लेंगे, हम फॉर्मूला में कंसीडर कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो हमारी जो भी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होती है वो 4 रीजन में वर्क करती है। जैसे कि मैंने पहले आपको 4 रीजन बताए थे, जैसे कि सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन और इनवर्स एक्टिव रीजन। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो इमिटर करंट है वो हमने कांस्टेंट कंसीडर किया। आउटपुट में हम किसे ले रहे हैं, इमिटर करंट को ले रहे हैं। ओके, तो इमिटर करंट क्या है, कांस्टेंट कंसीडर किया है। यहाँ पे इमिटर करंट और उसके पहले हमें दिख रहा है आई करके, तो ऐसा क्यों है, तो हमारा जो इमिटर करंट होता है वो स्लाइटली ही बड़ा होता है किससे, कलेक्टर करंट से। क्यों, तो देखो इमिटर करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो क्या है, इमिटर करंट थोड़ा सा ही बड़ा होता है कलेक्टर करंट, क्योंकि हमारा बेस करंट तो क्या होता है, स्मॉल होता है, बहुत कम होता है। क्यों, तो वो रीजन लाइटली डोप होता है, इस वजह से कलेक्टर करंट ऑलमोस्ट इमिटर करंट के बराबर ही होता है। पर हमारा इमिटर करंट क्या होता है, ज़्यादा ही होता है कलेक्टर करंट से। तो क्या हुआ, इमिटर करंट से स्टार्ट किए तो हमने क्या दिखाया, वो जो हमारा वाई एक्सिस है वहाँ पे मैंने दोनों दिखाए, इमिटर करंट भी दिखाया है और कलेक्टर करंट भी दिखाया। क्यों, तो वो स्लाइटली ग्रेटर है। हमारा जो इमिटर करंट है वो उसे कांस्टेंट कंसीडर किया है। कांस्टेंट इमिटर करंट दिया मैंने, पहले 0 दिया, फिर 1 कांस्टेंट इमिटर करंट दिया, फिर 2 दिया, फिर 3 दिया। इस वजह से दोनों दिख रहे, वो वाई एक्सिस पे देखो कलेक्टर करंट भी दिख रहा है और यहाँ पे इमिटर करंट भी दिख रहा है, क्योंकि वो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं।
तो उसके हिसाब से हमारा वोल्टेज क्या है, वो कॉन्स्टेंटली आगे थोड़ा 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 करके बढ़ रहा है। ओके, पहले 5 होता था, 10 होता था, 15 हो रहा है, इसे कॉन्स्टेंटली आगे आगे बढ़ रहा है। ओके, जब एक्चुअली वर्क करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे ओके जैसे हमारा जो इक्विपमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसे करंट देते हैं। ओके, तो कभी कम देते हैं, कभी ज़्यादा देते हैं, वो एडजस्ट करते हैं हम एक्चुअल में। तो यहाँ पे भी वैसा ही है। ओके, तो हमारे जो घर पे होता है ये ऐसा नहीं होता है, बट इंडस्ट्री में जो होता है, ओके इंडस्ट्रियल के जो भी इक्विपमेंट होते हैं उसमें क्या करते हैं, कुछ कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, करंट को वैरी करते हैं। तो उसका स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमने अलग अलग पहले 0 दे के देखा है, फिर 1 मिली एम्पेयर दे के देखा है, फिर 2 मिली एम्पेयर दे के देखा है, तो ऐसा करके देखा है। तो देखते हैं इसका रीजन कौन सा है। तो 0 से वो डायरेक्टली 1 हो गया है, 0 से वो डायरेक्टली 2 किया है हमने। ओके, तो वो रीजन क्या है, सैचुरेशन रीजन है। तो सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, हमारा दोनों फॉरवर्ड बायस में होते हैं। पर हमारा जो एक्टिव रीजन दिख रहा है वो कौन सा रीजन है, देखो हमें दिख रहा है ये जो बीच का रीजन है वो क्या है, एक्टिव रीजन की तरह काम कर रहा है। वहाँ पे क्या होता है, हमारा इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है, पर कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होता है, रिवर्स बायस होता है। ठीक है, तो नीचे क्या दिख रहा है, हमें जो रीजन दिख रहा है, देखो डार्क में हमें एक रीजन दिख रहा है, वो होता है हमारा कट ऑफ रीजन। एकदम स्टार्टिंग की कंडीशन होती है कट ऑफ रीजन, जिसमें क्या होता है, दोनों रिवर्स बायस की कंडीशन। ये क्या है, पर्टिकुलर कंडीशन के लिए इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं। तो देखो कॉमन बेस, कॉमन इमिटर, कॉमन कलेक्टर, इन सब कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसके कुछ फॉर्मूलाज है, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबके ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ओके, पुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तीनों की सेम ही है ऑलमोस्ट। उसमें क्या चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से वोल्टेज का टर्मिनल है वो चेंज हो रहा है। हम जहाँ पे इमिटर बेस ले रहे थे वहाँ पे कलेक्टर बेस ले लेंगे, ऐसा कुछ तो भी चेंजेस हो रहा है। कलेक्टर इमिटर ले लेंगे, उतना ही चेंज है, पर इसका जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा है। और इसमें क्या होता है, 2 फैक्टर होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। इन 2 फैक्टर को मैं अभी आपको बताती हूँ, मेन फैक्टर। तो अल्फ़ा और बीटा क्या होते हैं, अल्फ़ा मतलब क्या होता है, हमारा रेशियो होता है कलेक्टर करंट का इमिटर करंट के साथ, और हमारा बीटा क्या होता है, कलेक्टर करंट का रेशियो होता है हमारे बेस करंट के साथ। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो इसके जो भी फॉर्मूलाज है आप सारे के सारे नोट डाउन कर लीजिएगा आपके बुक से। ओके, तो मैंने आपको सारे के सारे कंसेप्ट बता दिए। और एक हमारे जो 2 लास्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं। बीजेटी एज ए स्विच, मैंने आपको बताया था कि बीजेटी स्विच की तरह कैसे काम करता है। दोनों जंक्शन, यहाँ पे क्या है, दोनों जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस में होंगे तो वो ऑन स्विच की तरह काम करेगा, जब दोनों जंक्शन रिवर्स बायस में होंगे तो वो ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या किया है, सर्किट में हम रेजिस्टर क्यों लगाते हैं, करंट को कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसे ही हमारे सर्किट में यहाँ पे रेजिस्टर लगाए हुए हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, ये हमें दिख रहा है। ओके, तो इसके फॉर्मूलाज लिख लीजिएगा। बीजेटी स्विच की तरह कैसे काम करता है, इसका कंसेप्ट तो आपको पता चल गया। ओके, तो फॉर्मूलाज क्या है, सिर्फ प्रॉब्लम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कंसेप्ट आपको पता चल गया, बीजेटी एज ए स्विच कैसे काम करता है। ओके, तो जब हमारा इमिटर और बेस जंक्शन दोनों फॉरवर्ड बायस में होंगे तो वो क्या करेगा, ऑन स्विच की तरह काम करेगा, और दोनों रिवर्स बायस में होंगे तब वो ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। बीजेटी एज कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, तो ये एम्पलीफायर की तरह कब काम करता है, एक्टिव रीजन में काम करता है, जिसमें हमारा जो इमिटर बेस जंक्शन होता है वो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है, और कलेक्टर बेस जंक्शन किस में होता है, रिवर्स बायस में होता है। तब ये किसकी तरह काम करता है, एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है। और इस सर्किट में आपको क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे कैपेसिटर दिख रहे हैं। कैपेसिटर हम क्या किस लिए लगाते हैं, वो चार्ज को स्टोर करने का काम करते हैं। ओके, और रेजिस्टर क्यों लगाए हम यहाँ पे, तो हमारा बीजेटी क्या होता है, करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। हमने देखा कि ग्राफ में कैसे वोल्टेज के अक्रॉस हमने करंट को लगा के देख लिया, और अलग अलग पॉइंट पे जो हमने करंट को अप्लाई किया उस पर कैसे हमारा वर्क कर रहा था वो हमने देख लिया, क्योंकि ये करंट कंट्रोल डिवाइस है। ओके, तो जैसे ये क्या करता है, करंट के हिसाब से, जैसे कि हम क्या करते हैं, करंट को कंट्रोल करके हमें जो भी आउटपुट चाहिए, वोल्टेज कम चाहिए, वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, वो हम लाते हैं किससे, करंट को कंट्रोल करके। तो आपको समझ रहा है करंट कंट्रोल डिवाइस क्या होता है। और इसमें क्या होता है, जो हमारा आउटपुट सिग्नल होता है उसका रेशियो इनपुट सिग्नल के साथ, उसे हम कहते हैं वोल्टेज गेन। ये बात आपको याद रखनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट सिग्नल टू द इनपुट सिग्नल,
उसका रेशियो को हम क्या करते हैं, वोल्टेज गेन कहते हैं। और एम्पलीफायर मतलब क्या होता है, क्या करता है, स्मॉल इनपुट सिग्नल हम उसमें से पास करते हैं और वो क्या करता है, उसे एम्पलीफाई करता है। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, पहले हमारा जो इनपुट वोल्टेज था, देखो हम कहाँ से दे रहे हैं इनपुट वोल्टेज, बेस है, बाहर से हम किसे दे रहे हैं, इनपुट वोल्टेज को दे रहे हैं, और कलेक्टर से क्या ले रहे हैं हम, वीसी, मतलब क्या है, आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं। ओके, आप वेव फॉर्म देखो, उसमें वेव क्या दिख रही है, मैक्सिमम दिख रही है। ओके, वेव हमें ज़्यादा दिख रही है, किससे, हमारे बेस से ज़्यादा मिल रही है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ वोल्टेज को बढ़ाया है, पहले कुछ तो भी स्मॉल अमाउंट थी वोल्टेज की, उसे क्या किया है, ज़्यादा किया है। ओके, तो ऐसे ही इसमें काम करता है, किसमें, बीजेटी एज अ कलेक्टर इमिटर एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर की तरह कैसे एक्ट करता है ये आपको समझना है, और बाकी फॉर्मूलाज इसके थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिए, बहुत सारे फॉर्मूलेज है, जितने आप याद हो सकते हैं उतने याद रखो। बाकी थेरोटिकल कॉन्सेप्ट आपको याद रहने चाहिए। थ्योरी और प्रॉब्लम दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिए और थ्योरी आपका क्लियर कर लीजिए। अगर आपका थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक वीक है तो आप थ्योरी के इससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम थेरोटिकल जो भी एमसीक्यू आएंगे उसे अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करो, और उसमें पूरे सारे के सारे थ्योरी क्वेश्चन आपके सही आने चाहिए, ऐसा आप टारगेट रखो। आज हमने सीखा कि बीजेटी क्या होता है, नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे कि मॉसफेट क्या होता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मैं आपको जो भी पढ़ा रही हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ये बताओ कि आपको समझ में आ रहा है, जिससे मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाती रहूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही।